नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी कि एसपीटी एक्ट 1949। आइए आरंभ करते हैं। जिस पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। 1855 ईस्वी में अधिनियम 37 के माध्यम से दामिनी कोह दामिनी कोह का नाम संथाल परगना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा 1856 में यूल नियम लागू किया गया, जिसके अनुसार ग्राम प्रधानों को पुलिस एवं प्रशासन की शक्ति प्रदान की। तो यहाँ क्या देखें, 1855 के अधिनियम 37 के माध्यम से दामिनी कोह का नाम क्या किया गया, दामिनी कोह का नाम संथाल परगना बदल दिया गया। उसके बाद 1856 में यूल नियम लागू किया गया और उसके अनुसार क्या जो वहाँ के ग्राम प्रधान थे उन लोगों का पुलिस का एवं प्रशासन की शक्ति भी प्रदान कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से को सम्मिलित किया गया। क्या संथाल परगना के अंतर्गत बीरभूम और भागलपुर के कुछ जिले के हिस्से को क्या सम्मिलित किया गया, जिसका पुराना नाम क्या था, जंगल तरी ट्रैक था। क्या नाम था पुराना नाम इसका, जंगल तरी ट्रैक था। अधिकतर अभी पूछा था एग्जाम में, जंगल ट्री ट्रैक था। आगे बढ़ते हैं। जंगल ट्री ट्रैक को ही दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, जंगल तरी को ही दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। किसका नाम, जंगल तरी ट्रैक। जंगल तरी ट्रैक को किसके नाम से, दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। तथा प्राचीन काल में से नरीखंड भी कहा जाता था। यहाँ के मूल निवासी पहाड़िया थे। क्या थे, यहाँ के पहले की संथाल परगना के जो मूल निवासी थे वो तो पहाड़िया थे और दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। कौन, जंगल ट्री। तब प्राचीन काल में इसको क्या कहा जाता था, दामिनी कोह को नरीखंड कहा जाता था। क्या, नरीखंड कहा जाता था प्राचीन काल में। आगे आते हैं। 1857 में एक्ट 10 के माध्यम से संथाल परगना को व्यवस्थित किया गया तथा संथाल परगना के अंतर्गत 4 उपजिले गठित किए गए। क्या बोल रहा है, 1857 में एक्ट अनुच्छेद 10 के माध्यम से संथाल परगना को व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया, संथाल परगना में 4 गो उपजिला गठित किया गया। 4 गो उपजिला कौन कौन थे, देखते हैं यहाँ पे। ये 4 जिला थे, दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल। ये 4 जिला थे यानी उपजिला थे, इसे जिला बाद में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 1855 में दुमका का गठन किया गया। ये 1855 में दुमका का गठन नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना के प्रशासन के लिए आयुक्त का पद सृजित किया गया। क्या किया, संथाल पर उसके बाद जो 4 उपजिला बनता है उसको 4 उपजिला के जो प्रशासन के लिए होता है संथाल परगना के प्रशासन के लिए एक आयुक्त का पद सृजित किया जाता है। यहाँ पे एक आयुक्त पद बनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1872 में क्या करता है, वारेन हेस्टिंग्स पूरा द्वैत शासन को समाप्त कर देता है और सारा अपना अंडर में ले लेता है। आगे बढ़ते हैं। 1872 में संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया गया। क्या किया गया, संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया गया तथा यह अधिनियम संथाल परगना का प्रथम बंदोबस्ती था। अब यहाँ देखते हैं क्या, संथाल परगना का पूछतेगा प्रथम बंदोबस्ती कौन था, तो यही था संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम। कौन, 1872 जो है वो प्रथम बंदोबस्ती था संथाल परगना का। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र का क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र का पहला रियायती कानून 1872 में बनाया गया तथा इस कानून का नाम संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। क्या बोले, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पहला कौन था, 1872। आगे बढ़ते हैं। 1934 ईस्वी में क्या बोलता है, 1934 ईस्वी में गेंजर, क्या गेंजर देख लीजिए, गेंजर बहुत महत्वपूर्ण है। गेंजर द्वारा संथाल परगना के लिए बंदोबस्ती प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। क्या किया गया, संथाल परगना के लिए बंदोबस्ती प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा, गेंजर के द्वारा। कब, 1834 में। नेक्स्ट देखते हैं किया गया। तथा 1934 में तथा 1937 में संथाल परगना जांच समिति का गठन किया गया। क्या किया गया, 1937 में संथाल परगना जांच समिति का गठन किया गया तथा इस जांच समिति की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना भूधारण अधिनियम पारित किया गया। क्या बोला, जो 1937 में जांच समिति गठन किया गया था उसी समिति के आधार पर
उसकी सिफारिश पर संथाल परगना भूधारण अधिनियम पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आरंभ करते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। देखते हैं क्या था। यह जो था अधिनियम था क्या था, बिहार अधिनियम संख्या कितना 14 के अंतर्गत था। बिहार अधिनियम 14 का अंतर्गत था। ये 1949। आरंभ करते हैं। इस प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ कब किया गया था, 1 अप्रैल 1949 को ये लागू किया गया था। इसमें कितना अध्याय है, कुल 9 अध्याय हैं और धारा कितना है, 72 धारा। पूछ देगा CNT-SPT एक्ट के तहत, संथाल परगना काश्तकारी एक्ट के तहत कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं और कुल 72 धाराएं हैं। लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया था। अब बिहार अधिनियम संख्या 14/1949 के तहत ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, कब, 1 अप्रैल 1949 को। आइए देखते हैं अध्याय 1 में देखते हैं क्या है। अध्याय 1 में देखते हैं प्राथमिकी प्रारंभिक है। क्या है, प्राथमिकी है और प्रारंभिक है। ये धारा 1 से लेकर धारा 4 तक है। उसके बाद अध्याय 2 में क्या है, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। क्या है, अध्याय 2 में ग्राम प्रमुख है के बारे में है और मूल रैयत के बारे में बताया गया, जिसमें धारा 5 से लेकर धारा 11 तक है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 3 में रैयत है। इसमें धारा 12 से लेकर 12-26 तक क्या है, रैयत के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अध्याय 4 और अध्याय 4 में क्या है, बंजर भूमियों तथा खाली भूमियों की बंदोबस्ती के बारे में दिखाया गया है। कौन बंजर भूमि किसको बंदोबस्त किया जाएगा और कितना दिन के लिए किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। अध्याय धारा 27 से लेकर धारा 42 तक। उसके बाद है अध्याय 5 और इसमें क्या है, लगान के बारे में दिखाया गया है। अध्याय 5 में क्या है, लगान के बारे में दिखाया गया है और यह धारा 43 से लेकर धारा 52 तक। किसमें, अध्याय 5 में क्या है, लगान है, धारा 43 से लेकर धारा 52 तक। उसके बाद है अध्याय 6, इसमें है विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण। यानी कुछ विशेष जरूरी पड़ेगा ज़मीन को लेने के लिए, तो भूस्वामी ज़मीन को कब लेंगे उसके बारे में है। और वह धारा 43 में कि कोई भूस्वामी आपसे किसी रैयत से ज़मीन कब ले लेगा उसके बारे में दिया है धारा 43 में। उसके बाद है धारा अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है, न्यायिक प्रक्रिया। क्या है, न्यायिक प्रक्रिया। CNT एक्ट में देखिएगा, CNT एक्ट में जो न्यायिक प्रक्रिया है अध्याय 16 के तहत है। वहाँ उपायुक्त का जो न्यायिक प्रक्रिया है अध्याय 16 में है, वहाँ वो इम्पोर्टेंट है। और ये अध्याय 7 में है यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया। अब रखिएगा, ठीक है। ये धारा 54 से लेकर धारा 63 तक है। उसके बाद है अध्याय 8। इसमें क्या है, तमादी या परिसीमा या लिमिटेशन। तमादी को यहाँ जो तमादी शब्द है ये परिसीमा को ही कहते हैं, यानी कि लिमिटेशन को कहते हैं। क्या उसका सीमा होगा, क्या उसका लिमिटेशन होगा, वो गड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ परिसीमा को ही तमादी कहते हैं, याद रखिएगा, लिमिटेशन यानी तमादी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, धारा 64 से लेकर धारा 66 तक क्या दिया है, परिसीमा के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या, अध्याय 9 में क्या, विविध प्रावधान है, मिसलिनियस है। उसमें क्या, अध्याय 67 से लेकर धारा 67 से लेकर धारा 72 तक दिया हो गया है। क्या, विविध प्रावधान में धारा 72 से लेकर 67 से लेकर धारा 72 तक है। उसके बाद देखते हैं 2 इसका अनुसूची है, अनुसूची ए और अनुसूची बी है इसके अंतर्गत। इसमें क्या, अनुसूची ए में क्या बोलता है, वे अधिनियम अथवा विधान जो इस अधिनियम के अंतर्गत रद्द कर देंगे। क्या बोलता है, वे अधिनियम अथवा विधान जो इस अधिनियम के अंतर्गत रद्द कर दिया गया है। उसके बाद आगे बोलता है जो अधिनियम जब लागू हुआ तो इस अधिनियम के कौन कौन सा धारा को, कौन सा विधान को, एक्ट को रद्द कर दिया गया है, वो अनुसूची 1 में है, ए में। उसके बाद बताता है अनुसूची बी में क्या है, अनुसूची बी में ऐसी जातियां जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत जनजाति आदिवासी के रूप में स्वीकार किया गया है। बोलता है अनुसूची बी में क्या है, एसटी लोगों को शामिल किया गया, यानी कि अनुसूची बी में जिसका नाम दर्ज होगा जिस जाति का, उन्हें आदिवासी का दर्जा मिलेगा। तो जैसे इसमें कौन कौन से
जातियों का आदिवासी दर्जा मिला है। इसमें कुल 10 आदिवासियों का दर्जा मिला है। कौन कौन है? बाउरी हैं, धांगर हैं, डोम है, हांडी है, कोल है, कोड़ा है, माहुली है, पहाड़िया है, रजवार है और संथाल है। ये 10 जनजातियां हैं जो संथाल परगना में आदिवासी जनजाति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अध्याय 1 देख लेते हैं। इसमें क्या है? अध्याय 1 में प्राथमिकी है, प्रारंभिकी है। क्या है अध्याय में? एक धारा 1 देखते हैं। क्या इसमें? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार दिया गया। क्या बोला गया है? इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ और विस्तार है। क्या है देखते हैं हम। इस धारा के अनुसार यह अधिनियम संथाल परगना काश्तकारी पूरक प्रावधान अधिनियम 1949 कहलाएगा तथा संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र में लागू होगा। क्या बोला गया धारा 1 में कि संथाल परगना जो अधिनियम है वो 1949 कहलाएगा और ये संपूर्ण संथाल परगना क्षेत्र में लागू होगा। संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक प्रावधान जो अधिनियम 1949 है, ये संपूर्ण क्या बोलते हैं? संपूर्ण संथाल परगना में, क्या? संथाल परगना में लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, संथाल परगना क्षेत्र का विवरण। क्या देखते हैं? संथाल परगना क्षेत्र का थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। इसमें कौन कौन संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो दुमका आएगा, देवघर आएगा, गोड्डा आएगा और पाकुड़ आएगा। इसके बाद देखते हैं जो एसपीटी एक्ट है उसमें क्या किया गया? 1984 में इस अधिनियम में संशोधन कर नए जिले को शामिल करने का प्रावधान किया गया। क्या बोला गया? 1984 में संशोधन किया गया एसपीटी एक्ट में और बोला कि इसमें जो जिला बदलते, जैसे दुमका से कट के बना, देवघर से कट के बना, जो और जिला बनते गया उस जिला को क्या किया? एसपीटी एक्ट में शामिल करने का एक प्रावधान किया गया संशोधन करके 1984 में। आगे बढ़ते हैं, 1996 में संशोधन के माध्यम से साहेबगंज को शामिल किया गया। क्या बोला? 1996 में पहला संशोधन किया गया फिर और उसके माध्यम से साहेबगंज को एसपीटी एक्ट के तहत शामिल कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं जब जामताड़ा बनता है तो जामताड़ा को भी 2001 में संशोधित करके माध्यम से जामताड़ा को भी जोड़ दिया था। जामताड़ा कब जोड़ा गया? 2001 में। और साहेबगंज को कब जोड़ा गया? 1996 में जोड़ा गया। साहेबगंज को कब? 1996 में उन्हें साहेबगंज को और 2001 में जामताड़ा को एसपीटी एक्ट के तहत जोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 में क्या बोलता है? धारा 2 अधिनियम के स्थानीय विस्तार। क्या बोलता है? अधिनियम के स्थानीय विस्तार के बारे में दिया गया, जिसमें क्या होता है? परिवर्तन के अधिकार और किसी क्षेत्र विशेष से अधिनियम की वापसी का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धारा 3 में क्या बोलता है? अनुसूची ए में वर्णित अध्यादेश कानून इसके द्वारा उसके चतुर्थ स्तंभ में निर्दिष्ट सीमा तक रद्द की जाती है। क्या बोला? अनुसूची ए में जो वर्णित अध्यादेश या कानून है इनके द्वारा उनके चतुर्थ स्तंभ में निर्दिष्ट सीमा तक रद्द कर दिया जाता है। जो बोलते हैं ना, अनुसूची ए में जो कानून को रद्द किया गया है वो अनुसूची ए में शामिल किया गया है। और अनुसूची बी में क्या है? जिसको अनुसूची बी में शामिल कर दिया जाता है उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाता है संथाल परगना में। आइए देखते हैं धारा 4 में क्या है। धारा 4 में क्या है? परिभाषाएं हैं। क्या है? परिभाषा है। धारा 4 में परिभाषा है। इसमें क्या बोला? इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं उल्लेखित की गई है। जैसे पहला, जनजाति आदिवासी। क्या है? वह समूह जो अनुसूची बी में सूचीबद्ध है उसे आदिवासी के रूप में परिभाषित किया गया है। अभी दिखाए थे अनुसूची बी में कितना लोग थे? 10 अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया था। तो जिन्हें अनुसूची बी में शामिल किया गया है वही आदिवासी यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष कब होगा? पहला, सामान्य क्षेत्र में कब होगा? आश्विन माह में। और बंगाली भाषी क्षेत्र में कब होगा? बैसाख माह में। और जहाँ वह क्षेत्र जहाँ सरकार भूस्वामी है वहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाएगा। क्या? कृषि वर्ष। नेक्स्ट है भूगत बंद अथवा पूर्ण भोग बंद। भूगत बंद कौन होगा? भोग बंद कौन होगा? ऋण अथवा अग्रिम इन एडवांस भुगतान के लिए रैयत के जोत का वह भाग जो एक निश्चित अवधि
जोत के लाभ द्वारा चुकता किया जाएगा, यानी हस्तांतरित जोत से प्राप्त लाभ द्वारा ऋण चुकता समझा जाएगा। उसके बाद कहते हैं जोत किसको कहते हैं? जोत देखते हैं ऐसा भूखंड अथवा भूखंड का समूह जो रैयत का हो तथा भूधारण के विषय में जुड़ा हुआ हो, यानी जोत मतलब खेत, समझिए एक तरफ से जोत उसको कहते हैं, खेत को ही कहते हैं। ऐसा भूखंड अथवा भूखंड का समूह जो रैयत का हो तथा भूधारण के विषय में जुड़ा हुआ हो। रैयत जैसे खेती बाड़ी करता है उसी को जोत कहते हैं, खेत को ही कहते हैं। अब रैयत किसे कहते हैं यहाँ पे ये भी देखते हैं। रैयत किसे कहते हैं? भूस्वामी से भिन्न, यानी वो क्या बोलता है? भूस्वामी से भिन्न वह सभी व्यक्ति जो स्वयं क्या बोलता है? भूस्वामी से भिन्न यानी भूमि के मालिक से भिन्न अलग, यानी वे सभी व्यक्ति जो स्वयं अपने से परिवार के सदस्यों से अथवा भाड़े के श्रमिकों से, मजदूरों से कृषि जोत पर कृषि कार्य करता हो। क्या बोलता है? वह व्यक्ति यानी कि भूस्वामी से अलग वह व्यक्ति जो अपने माध्यम से या अपने परिवार के सदस्यों से या भाड़े के मजदूरों से अपने खेत पर खेती करता है, फसल उपजाता है, वही क्या कहलाएगा? वही रैयत कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ग्राम प्रधान का अपना कृषि जोत विद्यमान हो तो उसे रैयत वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या बोलता है? अगर जो वहाँ का ग्राम प्रधान है उसका भी अगर अपना खेत है, अपना खेती वह अपने खुद से करता है तो उसे भी रैयत समझा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खास गांव, ग्राम क्या बोलता है? खास ग्राम या खास गांव समझिए, ये छठा जेपीएससी में पूछा था खास गांव के बारे में। ऐसा गांव जहां ना तो मूल रैयत विद्यमान हो और ना ही ग्राम प्रधान विद्वान हो। क्या बोलता है? ना तो वहाँ कोई मूल रैयत होना चाहिए और ना ही कोई ग्राम प्रधान हो। जहाँ नहीं होगा वही खास गांव होगा। निश्चित आगे बोलते हैं जमींदार या भूस्वामी। जमींदार कौन होगा? भूस्वामी कौन होगा? जमींदार को ही भूस्वामी की जमींदारी व्यवस्था था हम लोग के यहाँ बंगाल क्षेत्र में लागू। और बंगाल के क्षेत्र के तहत कौन कौन था? बिहार था, झारखंड, उड़ीसा ये सब क्षेत्र था और कर्नाटक का कुर्ग जिला था। कब हुआ था? 1793 में लागू हुआ था जमींदारी व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रधान तथा मूल रैयत से भिन्न वह व्यक्ति जिसे लगान प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी क्या बोलता है? ग्राम प्रधान और मूल रैयत से भिन्न वह व्यक्ति जिसे लगान प्राप्त करने का अधिकार हो। तो जमींदार लोग क्या करते थे? रैयत लोग से लगान वसूल करते थे और उठा के किसको देते थे? अंग्रेज लोग को देते थे। तो जमींदार से कितना लगान लेते थे? 10/10 लेते थे और अपने पास जमींदार लोग 1/10 रखते थे और 9/10 ब्रिटिश लोगों को देते थे। तही लगान जो वसूलता था वही लोग जमींदार कहलाते थे, लगान प्राप्त करने वाले लोग। आगे बढ़ते हैं। गैर आदिवासी क्या बोलते हैं? गैर आदिवासी कौन होगा? वे सभी जाति अथवा समूह जिसका नाम अनुसूची बी अथवा खंड 4 के खंड 1 में शामिल नहीं है। क्या बोलता है? वे सभी जातियां जिसका अनुसूची बी अथवा धारा 4 के खंड 1 में शामिल नहीं है वो लोग गैर आदिवासी कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खाली जोत ऐसा जो जिसे परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा ऐसा जो जिसका रैयत बिना किसी वैध उत्तराधिकारी के मर गया हो। यानी खाली जोत उसको क्या कहते हैं? ऐसा जमीन ऐसा उसको परित्याग कर दिया गया है या ऐसा जो जिसका रैयत बिना किसी वैध यानी कि किसी रैयत का उत्तराधिकारी है नहीं है, उसका बेटा नहीं है, तो उस जमीन को क्या कहते हैं? खाली जोत कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राम। वह क्षेत्र जो विधि के अधीन निर्धारित किया गया हो तथा मानचित्र, नक्शा अथवा अधिकार अभिलेख खतियान में ग्राम के रूप में शामिल हो, वो क्या कहलाएगा? ग्राम कहलाएगा। आगे देखते हैं। यदि कोई क्षेत्र अधिकार अभिलेख में शामिल नहीं है तो आयुक्त अथवा उपायुक्त को की स्वीकृति से उसे ग्राम के रूप में मान्य किया जा सकता है। क्या बोलता है? यदि कोई जो गांव है अधिकार अभिलेख में शामिल नहीं है तो क्या कहता है? आयुक्त अथवा उपायुक्त की स्वीकृति के बाद उस गांव को क्या होता है? मान्यता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रधान इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व यानी कि एसपीटी के आरंभ होने से पूर्व, पहले अथवा बाद में पश्चात उपायुक्त अथवा अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधान के रूप में स्वीकृत
व्यक्ति, यानी क्या बोलता है, एसपीटी एक्ट के आरंभ होने से पहले या आरंभ होने के बाद उपायुक्त अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान के रूप में स्वीकृत व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं। नेक्स्ट, संथाल सिविल रूल। संथाल सिविल रूल में क्या है, इसका तात्पर्य संथाल परगना अधिनियम 1855, अधिनियम के क्या 37, देख रहे हैं 1 2 3 कितना हो गया, 30 हो गया और ये 7 हो गया 37। 1855 की धारा 1 के खंड 2 के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा संथाल परगना के नागरिक, क्या होता है, संथाल परगना के नागरिक न्याय शासन प्रबंध के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश से ही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें धारा 4 के परिभाषाएं क्या, धारा 4 देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका क्या परिभाषा है। और इसमें सब क्लोज कितना है, 22 सब क्लोज है। 22 सब क्लोज में क्या है, पहला सब क्लोज में क्या है, आदिवासी। धारा 4 के अंतर्गत 22 सब क्लोज है, 22 उपधाराएँ हैं, कितना 22 उपधारा है, 22 उपधारा है। उसमें उपधारा 1 में क्या है, आदिवासी के बारे में दिया गया है, दूसरा में कृषि वर्ष, तीसरा धारा में भूगत बंद अथवा पूर्ण भोग बंद। नेक्स्ट है धारा 4 में कमिश्नर के बारे में दिया गया है। उसके बाद है 5 में क्या है, समुदाय, 6 में डिप्टी कलेक्टर, 7 में डिप्टी कमिश्नर, 8 में जोत या होल्डिंग खेत के बारे में दिखाया गया है, 9 में खास ग्राम, 10 में जमींदार, 11 में आदिवासी। देख लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आदिवासी 12 में विनिहित दिया गया है, विनिहित, 13 में रैयत, 13 में क्या बोला गया, रैयत, 1 में आदिवासी। और डिप्टी कलेक्टर किस में है, 6 में, डिप्टी कमिश्नर 7 में, ठीक है। आज कहते जाइए, कमिश्नर 4 में, समुदाय 5 में, डिप्टी कलेक्टर 6 में, डिप्टी कमिश्नर 7 में, आदिवासी 1 में, कृषि वर्ष 2 में। आगे बढ़ते इसी तरह रैयत 13 में, अभिलिखित यानी रिकॉर्डेड 14 में, लगान के बारे में किस में है, 15 में, संथाल सिविल रूल्स किस में है, 16 में, संथाल परगना 17 उपधारा में है, लगान की बंदोबस्ती दर कितना है, 18 में, खाली जोत 19 में। उसके बाद बढ़ते हैं, उसके बाद है ग्राम प्रधान किस में है, ग्राम प्रधान 20 में ग्राम प्रधान है, 20 में ग्राम प्रधान, 21 में ग्राम समुदाय, 22 में ग्राम प्रमुख। देख लें कितना हुआ, 22 हुआ। देख लीजिए 11 में क्या है, गैर आदिवासी, 10 में क्या है, जमींदार, 9 में क्या है, खास ग्राम, 8 में क्या है, जोत है, 7 में क्या है, डिप्टी कमिश्नर है, 6 में क्या है, कलेक्टर है। एक बार याद करते जाइए इसको। 22 में क्या है, ग्राम प्रमुख, 21 में ग्राम समुदाय, 20 में ग्राम, 19 में खाली जोत, 18 में लगान की बंदोबस्ती दर क्या रहेगा, लगान के जिसको बंदोबस्ती करेंगे उसका क्या दर रहेगा, 17 में लगान संथाल परगना के बारे में दिया गया है। एक बार फिर देख लीजिए, आदिवासी, कृषि वर्ष, भुक्त बंद अथवा पूर्ण भोग बंद, कमिश्नर, 5 में समुदाय, 6 में डिप्टी कलेक्टर, 7 में डिप्टी कमिश्नर, 8 में जोत, 9 में खास ग्राम, 10 में जमींदार, 11 में गैर आदिवासी, 12 में विनिहित, 13 में रैयत, 14 में अभिलिखित, 15 में लगान, 16 में संथाल सिविल रूल्स, 17 में संथाल परगना, 18 में लगान की बंदोबस्ती दर, 19 में खाली जोत, 20 में ग्राम, 21 में ग्राम समुदाय और 22 में ग्राम प्रमुख के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अध्याय 2। अब अध्याय 2 अब कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय झारखंड।